स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार साइंस की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत फलक, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में हमने देख लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे विद्युत धारा जनित्र में। तो विद्युत धारा जनित्र लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि एक ऐसा उपकरण या ऐसी युक्ति होती है जिस पर बाह्य यांत्रिक कार्य करके उस यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदला जा सके, विद्युत ऊर्जा में बदल सके। तो ऐसी युक्ति कौन सी युक्ति कहलाती है? विद्युत धारा जनित्र कहलाती है। अब ये विद्युत धारा जनित्र होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन सी घटना होती है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आप जाके लास्ट वीडियो को देखिए, वहां पे आपको पता लगेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। अब हम बात करेंगे आगे। जो विद्युत धारा जनित्र होता है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। तो इसमें हम सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बात करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस प्रकार से होता है, इसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है, इसकी बनावट कैसे होती है, इनके बारे में तो देखो। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, लेकिन कौन सी विद्युत ऊर्जा में? प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदले। तो ऐसा उपकरण या ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन कि वह युक्ति या वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा जिस पर बाह्य कार्य करते हैं ना, उसको घुमाते हैं जनरेटर को, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? प्रत्यावर्ती धारा में बदलेगा। कौन सी धारा में बदलेगा? प्रत्यावर्ती धारा में। तो इस प्रकार की युक्ति कौन सी युक्ति कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। अब बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट कैसे होती है। तो इसकी बनावट में इसमें चार भाग होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट की बात करते हैं तो बनावट में इसके कितने भाग होते हैं? चार भाग कौन कौन से? पहला भाग होता है इसमें एक क्षेत्र चुंबक, जो कि चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए काम में लिया जाता है। क्षेत्र चुंबक होता है, यहां पर एक त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र युक्त N तथा S ध्रुव, NS ध्रुव का प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। इसमें क्षेत्र चुंबक के रूप में ये होता है यहाँ पे पहला भाग। दूसरे भाग की बात करें तो इसके अंदर होता है आर्मेचर या कुंडली। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में हम दूसरा भाग यूज करते हैं वो क्या होता है? आर्मेचर या कुंडली। अब ये आर्मेचर या कुंडली किससे बनती है? आर्मेचर या कुंडली बनाने के लिए कच्चे लोहे की क्रोड होती है। एक कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को लपेटा जाता है और तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को लपेटकर हम क्या बनाते हैं? आर्मेचर या कुंडली बनाते हैं, जो इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ये आर्मेचर कुंडली घूर्णन कर सके। इसमें क्या लगाए जाते हैं? कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के विद्युत रुद्ध तारों को लपेटा जाता है। ये इस प्रकार से होती है। ये विद्युत रोधी तार या विद्युत रुद्ध तार बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आर्मेचर कुंडली होती है। अब देखो आर्मेचर कुंडली के बारे में आपको मैं बताऊं तो आप घर में जो पंखा लगा हुआ है, पंखे के अंदर देखो तांबे की वायरिंग की होती है ना, और पानी वाली मोटर होती है तो उसके अंदर जो तांबे की वायरिंग की होती है वो वायरिंग ही है। कच्चे लोहे की क्रोड, जो अंदर लोहे की पट्टी होती है ना, वो कच्चे लोहे की बनती है। उस पर तांबे के कोटिंग मतलब ऊपर से वो पॉलीथीन से लगी होती है ना, कोटिंग की हुई, उसे बोलते हैं विद्युत रुद्ध तार, जो एक दूसरे के टच होने पर विद्युत धारा स्पार्किंग नहीं हो, विद्युत धारा उसमें ट्रांसफर नहीं हो। तो विद्युत रुद्ध तारों को लपेटकर आर्मेचर कुंडली बनाई जाती है। तीसरा भाग होता है, इसमें होता है सर्पी वलय। अब ये सर्पी वलय क्या होते हैं? सर्पी वलय इसमें कितने लगे होते हैं? दो सर्पी वलय लगे होते हैं, S1 तथा S2 सर्पी वलय को। ये सर्पी वलय इस आर्मेचर कुंडली के दोनों भागों, आर्मेचर कुंडली का एक इधर से आयताकार आर्मेचर कुंडली लेते हैं, ये वाली कुंडली कैसे लेते हैं? आयताकार लेते हैं। तो आयताकार आर्मेचर कुंडली के दोनों भागों को दो सर्पी वलय S1 तथा S2 से जोड़ा जाता है, ताकि आर्मेचर कुंडली के घूमने पर वो सर्पी वलय भी क्या कर सके? घूर्णन कर सके, ठीक है। तो ये सर्पी वलय इसके सिरों पर, दोनों तारों के सिरों पर आर्मेचर कुंडली से जोड़े जाते हैं। फिर इसके बाद में जो चौथा
चौथा भाग होता है वो होता है ब्रूस। ब्रूस को हम लिखते हैं B1 तथा B2 से, ब्रूस को B1 तथा B2 से लिखते हैं। और दोनों ब्रूस, दोनों सर्पी बल्ले S1 व S2 के साथ कार्बन की एक पत्तियां होती हैं, पत्ती जैसे कार्बन धातु की बनी हुई पत्तियां होती हैं, जिनका एक भाग सर्पी बल्ले से जुड़ा होता है और दूसरा भाग है वो बाह्य परिपथ में जुड़ा होता है, जहां से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला होता है क्षेत्र चुंबक। अब देखो क्षेत्र चुंबक किस तरीके से होगा। अगर हम बात करें डायग्राम की, तो यहां पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से लगा होता है, ऐसे करके ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बना रहा हूं मैं, यहां से इस तरीके की चुंबक होती है, ये मान लो एक चुंबक है इस तरीके से, फिर एक चुंबक इधर भी लगी होती है। ऐसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से भी कनेक्टेड रहता है इस तरीके से। एक होता है इसका N ध्रुव है और एक होता है S ध्रुव है, दोनों प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इन दोनों प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक आर्मेचर कुंडली लगी हुई है, जो कि घूर्णन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इस तरीके से एक आर्मेचर कुंडली होती है, ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आर्मेचर कुंडली होगी। इसका जो घूर्णन अक्ष होगा वो ये वाला होगा, बीच में मध्य पॉइंट, मतलब इस तरीके से होगी आर्मेचर कुंडली और ऐसे घूम सकती है चारों तरफ इस तरीके से। ये ऐसे रहेगी, ऐसे भी हो सकती है, फिर ऐसे भी हो जाएगी और फिर वापस से ऐसे 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 ऐसे, मतलब ये आर्मेचर कुंडली इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घूमती रहेगी। इस आर्मेचर कुंडली का नामकरण दे दें A, B, C और D, ठीक है। और ये यहाँ पे घूर्णन के लिए स्वतंत्र होगी, ओमेगा कोणीय वेग से घूमने के लिए इस तरीके से घूम सकती है। अब देखना है जो सर्पी बल्ले लगे होते हैं, ये आर्मेचर कुंडली होगी जो कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है, और फिर सर्पी बल्ले होते हैं S1 तथा S2। ये दोनों की तारों से इस तरीके से जुड़े होते हैं सर्पी बल्ले, ये ऐसे, एक तो जुड़ा होता है इस तार से और दूसरा सर्पी बल्ले जुड़ा होता है ये बाहें वाले तार से इस तरीके से। ये सर्पी बल्ले लगे होते हैं, ये S1 है, ये S2। इन दोनों सर्पी बल्लों से दो ब्रूस लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन की पत्तियां होती है वो ये कार्बन की पत्तियां इस तरीके से होती है, जो बाह्य विद्युत परिपथ में, ये ब्रूस B1 है, ये ब्रूस B2 है, इन सर्पी बल्ले से जुड़ी होती है। फिर ये ब्रूस के माध्यम से एक सिरा जो इनका सर्पी बल्ले से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा बाह्य विद्युत परिपथ में लोड प्रतिरोध से जुड़ा होता है इस तरीके से। ये लोड प्रतिरोध RL मान लो, ये क्या होता है RL, जिसको क्या बोलते हैं लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध बोल सकते हैं हम कोई भी लोड हो सकता है, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, पंखा हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, पानी की मोटर हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से जो डायग्राम बनता है वो किसका होता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का होता है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है, क्षेत्र चुंबक जो कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर होती है? नॉर्थ से साउथ की होती है, मैंने बताई थी, क्योंकि चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से चुंबक की बल रेखाएं निकलती है और दक्षिण ध्रुव में जाएगी। तो देखो नॉर्थ किया है और साउथ किया है, तो चुंबक की बल रेखाएं किधर चलेंगी? इस साइड जाएंगी ना, ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। अब इधर से इधर चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो इन चुंबकीय बल रेखाओं में आर्मेचर कुंडली ऐसे, जैसे ही आर्मेचर कुंडली है वो दो तरीके से रख सकती है। कैसे रहेगी? या तो क्या हो सकती है, इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर ऐसे हो जाएगी, तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है तो समांतर होगी ना, या फिर घूम के ऐसे आएगी, तो कौन सी स्थिति में होगी? लंबवत। कि जो आर्मेचर कुंडली है वो या तो इन चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर होगी या फिर क्या होगी? लंबवत। तो आर्मेचर कुंडली इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूर्णन गति करती है, और घूर्णन कैसे करवाया जाता है? बाह्य कार्य करके, अपने आप नहीं करेगी। क्या करेगी? पहले इन सर्पी बल्लियों के पास में स्टार्टर लगा होता है, यहाँ पे हैंडल लगाया और हैंडल लगाकर इसको यांत्रिक कार्य करके घुमाते हैं। जब इसको एक बार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और समांतर स्थिति में घुमाया जाता है तो बाद में ये स्पीड पकड़ लेती है और अपने आप घूमने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कुंडली है वो इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करेगी। तो घूर्णन गति करने से ये ऐसे होके ऐसे आएगी, तो चुंबकीय बल रेखाओं के पथ को क्या करेगी? काटेगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है ऐसे। अब इनके बीच में घूम रही है तो उनके पथ को काटेगी, कभी उसके समांतर आएगी तो वो चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी तो लंबवत कट जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पथ को काटने पर चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है।
चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ही इस आर्मेचर कुंडली में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा बहने लग जाती है, और विद्युत धारा वो आती है वो सर्पिल S1 तथा S2 पर पहुंचती है, और S1 तथा S2 पे ब्रुश B1 और B2 कनेक्टेड होती है, जिनके माध्यम से ये धारा कहां पे जाती है, बाह्य परिपथ लोड प्रतिरोध में जाती है। तो इस कार्य प्रणाली पर कौन कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कार्य करता है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे, चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, चुंबकीय क्षेत्र को हमने घुमाया, इसको यांत्रिक कार्य किया, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को आर्मेचर कुंडली द्वारा काटने पर इसके घूर्णन के कारण जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके कारण इसमें धारा बहेगी। तो यही तो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, और धारा इसमें आ जाएगी और लोड प्रतिरोध से हमें विद्युत धारा मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से इसकी कार्य प्रणाली होगी इसकी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की। अब बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जब ये कुंडली घूमती है तो प्रथम आधे चक्कर में जैसे ऐसे रहेगी, ऐसे घूमेगी, तो इसके फ्लक्स में क्या होगी, कमी, क्योंकि पहले आधे चक्कर में इस तरह से ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा ना। तो प्रथम आधे चक्कर में चुंबकीय फ्लक्स में कमी, जिसके कारण धारा के मान में भी कमी। फिर अगले आधे चक्कर में फिर से चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि, तो धारा के मान में भी वृद्धि। अर्थात प्रत्येक आधे चक्कर में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण धारा के मान में कमी या वृद्धि होती है, धारा का मान एक समान नहीं रहता है। और धारा के मान में समय के साथ वृद्धि या कमी होने के कारण ही, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस जनित्र में जो धारा उत्पन्न होगी वो समय पर निर्भर करती है, और ऐसी धारा जो समय के साथ बदलती रहे, कौन सी धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा। इसी कारण इस विद्युत धारा जनित्र को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसके द्वारा जो हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली जो बिजली होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितने हर्ट्ज आवृत्ति की आती है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की आती है, इसको हर्ट्ज भी लिखते हैं। हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाली बिजली की आवृत्ति कितनी होगी, 50 हर्ट्ज इंडिया में। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से जो उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा है उसकी आवृत्ति भी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज भी होती है। इस प्रकार ये हमें कौन सी धारा मिलती है, इससे प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। अब बात आती है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में उत्पन्न प्रेरित धारा किन बातों पर निर्भर करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में उत्पन्न धारा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में उत्पन्न धारा, अब ये उत्पन्न धारा होगी वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। पहली बात, सबसे पहली बात तो निर्भर करेगी किस पे, चुंबकीय क्षेत्र पर, कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, प्रबल होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र पर। फिर दूसरा, आर्मेचर कुंडली के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन भी कम होगा। तो क्या होगा, कुंडली के क्षेत्रफल पर, इस पे निर्भर करेगी। फिर तीसरी, कुंडली पर लपेटे गए तारों की फेरों की संख्या, कि तार जो लपेट रहे हैं ना खंबे के विद्युत रूप तार कच्चे लोहे की रोड पर, उन तारों में कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करेगी, फेरों की संख्या। तो इन बातों पर क्या निर्भर करती है, उत्पन्न धारा का मान इन सब बातों पर निर्भर करेगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो ये इसकी बनावट है, डायग्राम है, ऐसे बनेगा, और कार्य प्रणाली इसकी मैंने आपको समझा दी है किस तरीके से कार्य करेगा। तो इस तरीके से हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दिष्ट धारा जनित्र की। तो दिष्ट धारा जनित्र देखते हैं किस तरीके से आएगा। अब हम बात करते हैं दिष्ट धारा जनित्र। तो देखो दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को, जो हैंडल मारते हैं ना, उस यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे जो विद्युत ऊर्जा होगी उस विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा समय के साथ नियत बनी रहेगी, अर्थात उसकी दिशा नहीं बदलती है। तो ऐसी धारा विद्युत धारा होगी तो ऐसी युक्ति कौन सी युक्ति कहलाएगी, दिष्ट धारा जनित्र कहलाएगी, सबसे पहली बात है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में जो उत्पन्न होने वाली धारा होती है वो क्या होती है, समय के साथ बदलती है। तो ऐसी धारा कौन सी धारा कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो दिष्ट धारा जनित्र क्या होगी, एक ऐसी युक्ति या ऐसा विद्युत उपकरण जिसमें यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदले तथा विद्युत ऊर्जा के द्वारा प्राप्त विद्युत धारा समय के साथ नियत बनी रहे, या विद्युत धारा की दिशा एक ही हो। तो इस प्रकार की युक्ति कहलाती है दिष्ट धारा जनित्र।
अब हम बात करते हैं दिश धारा जनित्र की बनावट। तो बनावट भी सेम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की तरह होती है। इसमें भी कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इसकी बनावट में 4 भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्र चुंबक। पहला भाग होता है क्षेत्र चुंबक, जो कि परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सेम वैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं होगा, वही काम होगा इसका क्षेत्र चुंबक का। दूसरा बी भाग होता है आर्मेचर या कुंडली, जो कि क्षेत्र चुंबक के मध्य चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, आर्मेचर या कुंडली। ये इसका दूसरा भाग होगा। तीसरे भाग की बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तो सर्पिवल्ले यूज में लिए जाते हैं, जबकि यहां पर विद्युत जो ये दिश धारा जनित्र है, सर्पिवल्ले के स्थान पर दिक् परिवर्तक वलय या फिर कम्यूटेटर काम में लिए जाएंगे। सर्पिवल्ले के स्थान पे तीसरा भाग होगा, वो क्या लगेगी? कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर को बोलते हैं दिक् परिवर्तक। ये होते हैं दिक् परिवर्तक, मतलब चेंज होने वाले कम्यूटेटर, जिनको C1 तथा C2 से लिखेंगे। इससे लिखे जाएंगे C1 तथा C2। ये C1 व C2 होंगे कम्यूटेटर, ये लगी होंगी सर्पिवल्ले के स्थान पर। ये इसमें परिवर्तन होता है। चौथा भाग देखेंगे तो चौथा भाग सेम वही होगी, 2 ब्रूस लगे होंगे जो कि कम्यूटेटर से B1 व B2 कनेक्टेड रहेंगे। कम्यूटेटर C1 व C2 से कनेक्ट रह जाएंगे। जबकि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में यहाँ पे सर्पिवल्ले काम में लेते हैं, जो H1 तथा H2 क्रमशः आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों से जुड़े होते हैं। तो इस तरह के ये 4 भाग होते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं जिसमें डायग्राम की, और डायग्राम देख के इसकी कार्य प्रणाली समझेंगे। तो देखो, डायग्राम समझने के लिए हमारे यहाँ पर 2 प्रबल चुंबकीय क्षेत्र हैं। यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र मान लो ये नॉर्थ पोल है, और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर लगा देते हैं। कौन सा होगा? साउथ पोल मान लेते हैं इसका, और ये हो जाएगा यहाँ से साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देंगे, इधर से इधर। अब इन दोनों के बीच में घूर्णन के लिए स्वतंत्र है एक आर्मेचर कुंडली, और आर्मेचर कुंडली ABCD इस तरीके से लगी हुई है यहाँ पे इसके बीच। ठीक है, ये यहाँ पर इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। अब बात आती है यहाँ पे कम्यूटेटर। तो 2 कम्यूटेटर यहाँ पे जुड़े होते हैं। एक C1 होता है इस तरीके से लगा होगा, ये कम्यूटेटर, और दूसरा होता है इधर C2 होता है, वो इधर लगा होता है इस तरीके से। ये 2 कम्यूटेटर लगे होते हैं। एक C1 होता है जो कि इस तार से लगा हुआ है, एक कम्यूटेटर C2 है जो इस तरीके से लगा हुआ है। ये आर्मेचर कुंडली A, B, C और D, और ये इसके लिए घूर्णन के लिए ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन वेग, जिसको कोणीय वेग भी बोलते हैं, घूर्णन वेग से घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन दोनों सर्पिवल्लों के साथ में ब्रूस B1 B2 कनेक्टेड होते हैं। किस तरीके से? ब्रूस B1 ये सर्पिवल्ले कम्यूटेटर है, यहाँ पे एक ब्रूस कनेक्टेड होगी इस तरीके से, ये हो जाएगी ब्रूस B1। कम्यूटेटर किससे कनेक्टेड होगी? ये इधर वायर, दूसरा वायर विद्युत परिपथ में, यहां से एक ब्रूस इस तरीके से कनेक्टेड रहेगी, और दूसरा वायर इधर जाएगा जो कि लोड प्रतिरोध में जाएगा। और ये दोनों बाह्य परिपथ में इस तरीके से, ये किससे जुड़ा होगा? एक बाह्य लोड प्रतिरोध से जुड़ा होगा, जो कि ये होगा, वो क्या होगा? लोड। ठीक है, RL से जुड़े, ये लोड से जुड़े होंगे जो कि विद्युत धारा इसको प्रदान करेंगे। सेम वैसे के वैसे जैसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट देखी थी, तो दिश धारा जनित्र की बनावट भी उसी तरीके से है। बस फर्क इतना सा है, सर्पिवल्ले के स्थान पर क्या यूज में लेंगे? कम्यूटेटर C1 तथा C2, जिनको बोलते हैं दिक् परिवर्तक, वो काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे काम क्या होगा? वर्किंग अगर हम बात करें इसकी कार्य प्रणाली की, इस दिश धारा जनित्र की कार्य प्रणाली, तो किस तरह से कार्य करेगा? देखो, कार्य प्रणाली में सेम वही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, जिसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होगी, और इस आर्मेचर कुंडली को बाह्य यांत्रिक कार्य करके हाथ से हैंडल से जब घुमाया जाएगा तो ये घूमेगी तो घूमने से चुंबकीय क्षेत्र को ये बार-बार काटेगी, कभी समांतर आएगी, कभी लंबवत आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होगी, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा बहेगी। इस आर्मेचर कुंडली में विद्युत धारा बह रही है, मान लो ये वाला सिरा है वो पॉजिटिव पे आ रहा है, और ये वाला सिरा नेगेटिव पे आ रहा है। ए वाला सिरा पॉजिटिव टर्मिनल पे और बी वाला सिरा नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ब्रूस B1 आ जाएगा पॉजिटिव पे, और ब्रूस B2 रहेगी, ये ब्रूस B2 है नीचे, ये किस पे आ जाएगी? नेगेटिव सिरे पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। जब ब्रूस B1 पॉजिटिव पर आएगा और ब्रूस B2 नेगेटिव पर आएगा, तो इस लोड प्रतिरोध में धारा की दिशा होगी वो B1 से
B2 की तरफ होगी। तो धारा किधर होगी? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण धारा B1 से B2 की तरफ, ठीक है, ये हो जाएगी। कब? प्रथम आधे चक्कर में, जब ये आधे चक्कर में घूमेगी। अब आधे चक्कर में घूमने के कारण यहां पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तो वो सर्किल बल्ले ना वो फ्री होते हैं बियरिंग में, लेकिन दिष्ट धारा जनित्र में ये जो कम्यूटेटर हैं वो आर्मेचर कुंडली के साथ में जुड़े होते हैं। जैसे ही आर्मेचर कुंडली घूमेगी या फिर आधा चक्कर पूरा करेगी, तो आधा चक्कर पूरा करने पर ये कम्यूटेटर अपनी स्थिति बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि आधे चक्कर के बाद अब जो ए सिरा है वो किस पे आएगा? नेगेटिव टर्मिनल पे। क्यों? क्योंकि जब तरंग जाती है तो देखो आधे चक्कर में तो ये धनात्मक में जा रही है ऊपर की तरफ यहाँ पे, फिर आधे चक्कर में ये नेगेटिव नीचे की तरफ आती है ना, ये नेगेटिव होता है, ये वाला पॉजिटिव। तो प्रथम आधे चक्कर में धनात्मक रहेगा B1 और B2 हो जाएगा ऋणात्मक, लेकिन जैसे ही अगला आधा चक्कर आएगा तो B1 क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अब B1 अगले आधे चक्कर में B1 हो जाएगा, वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। B1 क्या बनेगा? नेगेटिव, तथा B2 किस पे आएगा? पॉजिटिव पे। तो B1 और B2 पॉजिटिव पे इस तरीके से नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा? कम्यूटेटर होंगे C1 और C2। कम्यूटेटर C1 नेगेटिव पे आएगा और C2 किस पे आएगा? पॉजिटिव पे। तो बदलेंगे तो ये कम्यूटेटर क्या होते हैं? अपनी स्थिति बदल देते हैं। तो ये C1 और C2 क्या करेंगे? अपनी स्थिति बदल लेंगे। अपनी स्थिति बदल लेने से बदलने से अब C1 के स्थान पे तो इधर चला जाएगा C2 के स्थान पे C1 और C1 के स्थान पे क्या आ जाएगा? C2। तो इस तरीके से C2 जब इधर आ जाएगा तो C2 फिर से क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और C1 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ये बनने के कारण पुनः ब्रूस B1 तो आ जाएगी पॉजिटिव पर तथा ब्रूस B2 किस पे रहेगी? नेगेटिव पर। क्यों? क्योंकि अगले आधे चक्कर के लिए कम्यूटेटर भी जो कि दिक् परिवर्तक होते हैं वो इसके साथ ही अपनी स्थिति यथास्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं। C1 C2 के स्थान पे चला जाता है और C2 C1 के स्थान पे आ जाता है, जिसके कारण ब्रूस B1 व B2 पुनः अगले आधे चक्कर में B1 पॉजिटिव पे और B2 नेगेटिव पे बनी रहती है, अर्थात धारा की दिशा फिर से B1 से B2 की ओर रहती है। अतः आर्मेचर कुंडली के एक पूर्ण चक्कर के बावजूद भी विद्युत धारा की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण जब इस प्रकार की युक्ति में विद्युत धारा की दिशा एक ही बनी रहे अर्थात समय के साथ नियत बनी रहे, तो इस प्रकार की युक्ति कौन सी युक्ति कहलाती है? दिष्ट धारा जनित्र कहलाती है। तो ये किसकी बनावट आती है? दिष्ट धारा जनित्र की कार्य प्रणाली और बनावट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक के साथ ही हमारा विद्युत धारा का चैप्टर दी एंड होता है। विद्युत धारा का चैप्टर आज की क्लास तक हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें नया ही चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, पुराना चैप्टर हमारा क्लोज होता है। तो अब आपके लिए टास्क रहेगा कि अपनी बुक से रिलेटेड, बुक में जाओगे तो उस चैप्टर में जितने भी इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप लगाइए। जो नहीं आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं देखूंगा, कमेंट्स पढ़ूंगा और मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस